राष्ट्रभोज जी साइंस क्लासेस के अंदर बच्चों आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अब हम क्लास 9th के लिए विषय हमारा भौतिकी, और इस भौतिकी के अंदर हमारा पाठ चल रहा है गति। इस गति के अंदर हम काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हमने दूरी विस्थापन, वे अभी चाल और इन तीनों के साथ साथ जो अभी हम चौथा आज मेन चीज कर रहे हैं वो है वेग। इस वेग के साथ साथ आज हम और चीज करेंगे, चाल और वेग में क्या अंतर है। जैसे आपको बताया गया था कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं। इसी प्रकार चाल और वेग को भी एक ही समझते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है। ठीक है, तो जिस प्रकार दूरी विस्थापन में अंतर किया था वैसा वैसा हम जो है आज चाल और वेग के अंदर भी अंतर देखेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेकर हम बच्चों चलते हैं हमारे वेग या वेलोसिटी की तरफ, जहां हम बताएंगे इसकी पहले परिभाषा और उसके अंदर बहुत कुछ है। और चलिए आइए वेग, हम सबसे पहले वेग के बारे में, वेग का कॉन्सेप्ट किया है। जैसा हमने आपको चाल के अंदर कॉन्सेप्ट बताया था कि चाल का कॉन्सेप्ट क्या है, कि चाल क्या है। सबसे पहले तो यह था कि चाल जब हम किसी एक मूल बिंदु से कोई वस्तु विस्थापित होती है तो वो दूरी तय करती है। विस्थापन में दूरी तय करती है, अपनी स्थिति जब बदलती है दूरी, तो वो दूरी की दर को हम चाल कहते हैं। मतलब कि दूरी और समय दोनों बदल रहे हैं, दूरी और समय दोनों बदल रहे हैं, तो दूरी का समय के साथ जो संबंध है उसी को हम चाल कहते हैं। मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो इसका मुख्य चीज है एकांक समय में तय की गई दूरी। ठीक है बच्चों, तो हम दूरी को पूरा ना लेकर हम एक घंटे के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर वो कितनी दूरी तय करता है उसको हम चाल कहते हैं। न कि पूरी दूरी तय करने के बाद हम पूरा समय निकाल देंगे। ठीक है ना, तो हालांकि चीज तो हो जाएगी लेकिन हम उसको दर बोलते हैं फिर। ठीक है, तो दूरी का दर, तो अब हम इसी प्रकार हम वेग को बोलेंगे। इस वेग के लिए हम जो है, ये जो आपके सामने लाइन लिखी हुई है वो चाल का ही एक रूप है, बस चाल ही है, यूं समझो। इसके साथ में एक हमने दिशा लगा दी है, बस दिशा, एक इसको डायरेक्शन, चाल को एक दिशा के रूप में दे दिया है कि स्कूटर किधर गया, पूर्व की तरफ गया 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, उत्तर की ओर गया। ठीक है, जो उत्तर है वो एक दिशा हो गई है। तो हम इसको जो है, इसका मेन कॉन्सेप्ट वही दर है, लेकिन उस दर के साथ में हम दिशा दे देते हैं। तो मेन चीज क्या है कि जब कोई राशि किसी वस्तु की चाल में परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करे तो ऐसी चाल को वेग कहते हैं, ऐसी चाल को वेग कहते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में कि चाल के साथ हमने क्या दे दिया। चाल तो क्या है कि उसका परिमाण हो, हम ले लें, चाल का परिमाण ले लें और उस परिमाण के साथ में दिशा लिख दें तो वो वेग कहलाएगा। ठीक है, तो इस वेग की जो परिभाषा है वो क्या होगी बच्चों, ये इसकी मेन परिभाषा। इसके देखिए, हमने आपको समझाने के लिए मैंने आपके सामने 1 2 3 4 परिभाषाएं लिखी है, लेकिन इसकी मुख्य परिभाषा ये है, आपको इसको याद रखना है, ये आपको कंफ्यूजन पैदा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए आप, इसकी परिभाषा क्या है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि चाल है।
कि निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम इस चीज को हटा दें कि एकांक समय में तय की दूरी को यह चाल कहते हैं, या ये चाल शब्द था वहां पर, ठीक है, और इसकी जगह वेग कब आएगा, ये वेग कब बन जाएगा, जब हम ये शब्द लिख देंगे निश्चित दिशा। जब हम निश्चित दिशा लिख देंगे तो हमारा वेग बन जाएगा। ठीक है। तो निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसकी मुख्य परिभाषा ये है, आपको याद यही रखनी है। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों कि अगर दूरी के साथ हम इसकी दिशा भी लिख दें तो इसको क्या बोलेंगे, दोनों को मिला के दूरी के साथ दिशा को, इसको विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन। ठीक है। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। अब ठीक है ना। या इसको अगर ऐसे कह दें, निश्चित दिशा में एकांक समय में विस्थापित दूरी को वेग कहते हैं। विस्थापित दूरी। ठीक है ना। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर, ठीक है ना। अब विस्थापन की दर क्या होगी? समय के साथ होगी। इसकी जो तीसरी परिभाषा है कि एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। कि अगर हम चाल को साथ में दिशा लिख दें, जैसे कि ये दूरी के साथ में अगर दिशा लिख दें तो इसको हम विस्थापन बोलते हैं। इसी के रूप में अगर चाल के साथ हम दिशा लिख दें तो ये वेग बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये चाल जो है दिशा के साथ में क्या बन जाता है? वेग बन जाता है। दूरी दिशा के साथ में विस्थापन बन जाती है। ठीक है। तो ये दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मान लो अब यहां से थोड़ा सा आपको मैं चीज हट के बता रहा हूं कि इस दूरी को हम डी लिखते हैं। ठीक है। तो इस दूरी को दिशा के रूप में कैसे लिखेंगे? इसके ऊपर एक एरो बना देते हैं। ये अभी वेक्टर बन गया। ठीक है ना। तो ये तो विस्थापन है और ये दूरी है। इसी प्रकार ये अगर चाल वेग है तो इस वेग के ऊपर हम ये एरो लगा देंगे तो ये वेग बन जाता। ठीक है। तो ये है आपका दिशा, इसको दिशा बोलेंगे। ये दिशा है। ये सारी आगे चीजें आएगी। ठीक है ना बच्चों। तो ये तो आपकी दूरी है और ये आपका विस्थापन है। आगे बात समझ में। इसी प्रकार एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। ठीक है। ये हो गया। एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की दूरी को वेग कहते हैं। ये भी देखो अलग तरीके से लिखा हुआ है, कुछ नहीं है इसमें भी। एक निश्चित दिशा तो ये शब्द है ही है, एक निश्चित दिशा तो शब्द है ही है। एक इस निश्चित दिशा के साथ में जो है दूरी करेंगे तो विस्थापन बन जाता। ठीक है। तो निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अब दूरी के साथ में दिशा, विस्थापन बन जाता, उसका प्रति सेकंड वेग। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला को हम लिखने के लिए क्या लिखते हैं फिर कि वेग बराबर दूरी। दूरी क्या? एक निश्चित दिशा में, देखिए आप, बटा समय। अब ये है एकांक समय में तय की गई दूरी एक निश्चित दिशा में वेग कहलाता है। बात आ रही समझ मेरे ख्याल से। इसको बोलेंगे एकांक। जब ये डिवीजन में है, भाग में है, तो इसको बोलेंगे एकांक समय। एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है ना। मैंने इसको थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर कर दिया। जो ये मुख्य परिभाषा है, ये इसकी मुख्य परिभाषा है। आपको यही याद रखनी है बच्चों। ये इन तीनों को तो आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था कि इसको अपन किस किस प्रकार से बोल सकते हैं, किस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। तो एकांक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है। तो इस दूरी और इसके साथ में दिशा तो क्या ये बन जाएगा? विस्थापन बन जाएगा। तो एकांक समय में, देखिए आगे ना वापस, एकांक समय में विस्थापन को वेग कहते हैं। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बन गया? अब अगर हम ये वेग है, वेग के साथ में एरो, इसका मतलब एक सदिश राशि है। सदिश राशि बन जाती है। ये दूरी अपन विस्थापन को, ये दूरी को एस लिखते हैं अपन।
एस भी लिखते हैं, डी भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं। तो यहाँ हमने एस लिया है, एस के ऊपर एरो बन गया, ये विस्थापन है। ये दूरी के ऊपर एरो, ये क्या बन गया, ठीक है, ये दूरी और दिशा। दूरी के साथ में दिशा क्या है, दूरी के साथ में दिशा क्या है, विस्थापन। तो ये विस्थापन को दिखा रहा है। और टी क्या है, समय, ठीक है, ये समय। तो ये आपका फॉर्मूला है, सेम चीज है जो वहां आपके सामने आया था। वहां पर जो है v बराबर s बटा टी, ये s बटा टी ये था, ठीक है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। इसके ऊपर आप एरो लगा दो, ये वेग बन जाएगा, ये विस्थापन बन जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम, बहुत ही मजा आएगा इसके अंदर, इसको पढ़ने के लिए। आगे देखिए कुछ इसके बारे में, वेग के बारे में, कि वेग का मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। वेग का मात्रक सिर्फ और सिर्फ m पर सेकंड है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये, कि मात्रक जो है कई किताबों में या कई जगह आपको जो है किलोमीटर प्रति घंटा भी मिलेगा, ठीक है ना। ये लेकिन इसका मात्रक नहीं है, ये मात्रक दूसरे रूप में है, जो स्टैंडर्ड मात्रक है, जो मानक बोलते हैं, मानक मात्रक। तो मानक मात्रक एसआई यूनिट में होता है। मानक मात्रक किस में होता है, एसआई यूनिट के अंदर, एसआई यूनिट, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे चलती है, ठीक है। तो जैसा आपको हमने चाल में बताया था, इसी प्रकार वेग में बताते हैं हम, कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ठीक है। विस्थापन को हम ऐसा यूनिट में मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं, इसलिए ये मीटर पर सेकंड है। आगे बात समझ में, ये किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, प्रति घंटा ये नहीं है मात्रक इसका। हम इसको लिखते जरूर है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन आता है कि वेग का मात्रक लिखिए, तो आपको यही लिखना है, मीटर पर सेकंड लिखना है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लिखना है, क्योंकि स्टैंडर्ड ये ही है। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं, और एस ऊपर चला गया, इसका जो है घात एक, घात -1 बन गया, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, ये वाली चीज एसआई यूनिट की, अन्यथा गलत हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा लिखते हैं हम, जो है मील प्रति घंटा भी लिखते हैं, ठीक है, बात आगे समझ में। लेकिन समुद्री जहाज नॉट में चलते हैं, ना तो किलोमीटर में चलते हैं ना मील में चलते हैं, वो नॉट में चलते हैं, वहां पर भी वो दूरी है, नॉट प्रति घंटा, ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन वो उसका यूनिट नहीं है, यूनिट यही है। चाहे चाल चाहे किसी की भी हो, जहाज की हो, हवाई जहाज की हो, ट्रेन की हो, बस की हो, किसी की भी हो, वो जो वेग है या चाल है, दोनों का मात्रक एक ही और मीटर प्रति सेकंड है। ये ध्यान रखना अच्छी तरह बच्चों, ठीक है। एक एमकेएस में आता है अलग से, ये एमकेएस मात्रा में, ये जो है एमकेएस का है, किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसका बच्चों, फिर आपको समझ में आएगा। अब दूसरा जो है कि किसी वस्तु का वेग समान व असमान हो सकता है। बिल्कुल, आप जो है आपकी गाड़ी जो दूरी तय करती है प्रति घंटे के रूप में, वो जो समान हो सकती है, असमान होती है। समान समय में समान जो है दूरी समांतराल के अंदर तय करते हैं, तो वो समान हो सकता है। असमान की समान दूरी असमान समांतराल भी हो सकता है, या असमान दूरी समान समांतराल के अंदर भी हो सकता है। अभी आपको इसको और बताएंगे आगे जाके। तो किसी वस्तु का वेग समान एवं असमान भी हो सकता है। वेग एक सदिश राशि है, आगे आपको बात समझ में। इसमें वस्तु की चाल निश्चित दिशा में होती है, ये आपको पहले बता दिया था। तो आपको एक 4 पॉइंट जो है इस वेग के बारे में आपको ये तो पहले बता दिया था,
ये भी बता दिया था कि ये सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये विस्थापित के रूप में आती है और ये इसका मात्रक। ठीक है बच्चों, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा चीज़ों। अब आप इसको एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। आपको ज़्यादा आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कब याद हुआ। इस तरीके से पॉइंट वाइज आपको जो दिए हुए हैं तो आपको अच्छी तरह से अपना आप समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये दी हुई है पॉइंट्स। अब देखिएगा, अब हम इस वेग को कुछ और रूप में लिखते हैं। कैसे? कि आपको पता ही है कि कोई भी वस्तु जो है वो कभी भी समान रूप से नहीं जाती है, उसकी चाल या वेग बदलती ही रहती है। क्योंकि मान लो आप गाड़ी लेके जा रहे हो, कार लेके जा रहे हो, स्कूटर लेके जा रहे हो, मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, आपकी स्पीड यहाँ पर मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए मैंने प्रति घंटा लिखा तो है ये, ठीक है ना, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। अब यहाँ पर आपका ब्रेकर आ गया, सड़क के आगे ब्रेकर आ गया यहाँ पर, तो आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कम हो गया ना, है बच्चों? तो ये आपकी जो चाल है, चाल के साथ गति कर रही है। अगर वस्तु सीधी रेखा में जा रही है चाल, तो इसकी जो है गति दर जो औसत रूप में व्यक्त करते हैं हम, ठीक है ना, तो इसको हम इस प्रकार से व्यक्त नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी प्रारंभिक जो है अगर मान लो u है और इसकी अंतिम v वेलोसिटी हो, तो इसका एवरेज औसत वेग आएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन चाल के रूप में आपको औसत चाल अलग बताई थी। ठीक है, वहां आप वीडियो देखिएगा और वहां जाके इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा कि औसत चाल क्या थी। ठीक, अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपके औसत वेग किस प्रकार से है कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, ये इसका एवरेज है। ये एवरेज को ये ना, क्योंकि क्वांटिटी कितनी है 1 और 2, तो 2 का भाग दे दिया तो ये एवरेज निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे चलते हैं अब कि अब वेग के प्रकार कितने होते हैं। देखिए आप, वेग के प्रकार है कि एक समान वेग, ठीक है, जैसे आपको बताया था कि एक समान और असमान, वो दूसरा तीसरा पॉइंट था यहां पर, आपको पता होगा, मैंने कहा आगे बताऊंगा आपको, देखिएगा ये वाला समान और असमान वेग है ना। अब आएगा यहां पर बिल्कुल कि जब कोई वस्तु समान समांतराल में समान विस्थापित होती है तो वस्तु के इस प्रकार के वेग को एक समान वेग कहते हैं। ठीक है ना, कि यहां देखिएगा वेग, अब विस्थापन प्रति सेकंड, यहां कितना विस्थापन है प्रति सेकंड? ये 10 है। यहां पर असमान है, यहां पर असमान है, यहां असमान है, तो यहां पर असमान, ये देखिएगा यहां 7 है, ठीक है ना, यहां पर 4 है विस्थापन प्रति सेकंड। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो एक समान वेग है यहां पर इस, और यहां पर असमान वेग है। तो विस्थापन अगर सेम है एक समान समांतराल के अंदर, यहां समांतराल 15 मिनट है दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक समान वेग क्या है और असमान वेग क्या है। इसी प्रकार अगर औसत वेग की बात करें, जो आपको ऊपर बताई है कि किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग और उसके अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य होता है। माध्य क्या है कि v बराबर u v एवरेज, यहां पर v एवरेज लिखेंगे प्लस v/2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने जो है एक समान चाल भी किया था, वहां पर भी ये चीजें आई थी, बिल्कुल सेम चीजें दर और विस्थापन के रूप में भी आई थी। चलिए बच्चों, अब ज्यादा आपका समय लेकर आगे चलते हैं हम कि चाल और वेग में अंतर क्या है, ये हमें देखना मुख्य रूप से है। ठीक है, तो चाल और वेग के अंतर जो हमने पढ़ा है, चाल के रूप के अंदर और वेग के अंदर, दोनों को चीजों को ही यहां पर लाके आपके सामने रखा गया है। देखिए कि चाल क्या है, एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। कुल पाथ, तय किए गए कुल पाथ को चाल कहते हैं, बताया था आपको।
जाके आप वीडियो तो जरूर देखिएगा चाल का, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, एक निश्चित दिशा में वस्तु का कुल विस्थापन को वेग कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर चाल के परिमाण होता है किंतु दिशा निश्चित नहीं है। यहां पर वेग के परिमाण और दिशा दोनों परिभाषित किया जाता है, ठीक है बच्चों। चाल एक अदिश राशि है और एक सदिश राशि है, ठीक है। वस्तु के चाल का परिमाण सदैव धनात्मक होता है, जबकि वेग का परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। शून्य भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। इस चीज को जो है थोड़ा सा इसलिए ये चीज आ रही है क्योंकि जो वेग है वो विस्थापन बटा समय है, ठीक है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ठीक है ना। तो विस्थापन जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसलिए जो वेग है वो जीरो भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और आप अगर विस्थापन जाके देखेंगे तब आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य होता है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इसका वीडियो देख सकते हैं। तो ये चूंकि वेग विस्थापन के ऊपर आधारित है इसलिए ये प्लस भी है, माइनस भी है और जीरो भी है। चूंकि चाल जो है दूरी बटा समय है, दूरी बटा समय, ठीक है ना। तो अब दूरी जो या तो जीरो हो सकती है या धनात्मक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। दूरी हमेशा बढ़ती ही जाएगी, घट कभी नहीं सकती। विस्थापन घट भी सकता है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है आपको वहां पर बताया गया था, जाके जरूर जरूर वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चाल का दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, वेग विस्थापन बटा समय, इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहां पर अगर हम जो है v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, इस v के ऊपर एक एरो आएगा जो कि वेग बताएगा, चाल के साथ दिशा बताएगा। ये चाल है, दिशा है ना। और ये आपकी दूरी है, दूरी के ऊपर साथ में हमने दिशा लगा दिया, विस्थापन हो गया, ये आ गया, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। वस्तु की दिशा बदलने पर चाल की गणना जारी रहती है, ठीक है ना। वस्तु की दिशा बदलने पर मान लो कि आपका एक वस्तु ऐसे जाके यूं आई, ऐसे गई, फिर ऐसे आई, यूं गई, फिर यूं आ गई, यूं आ गई, ये ऐसे आई, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी दूरी जो है गणना चालू रहेगी, लेकिन जब वस्तु की दिशा बदलने पर वेग भी बदल जाता है, ठीक है ना। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है वृत्तीय गति, इसको अपने बाद में करेंगे, ठीक है ना। वृत्तीय गति में क्या होता है, हर पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है, अगर मान लो वस्तु यूं गई, इस पॉइंट पर इसकी दिशा क्या होगी, ऐसे होगी, ऐसे, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है। अब क्योंकि इसका हर एक कण, हर पॉइंट पर इसकी दिशा बदल रही है। यहां पर है तो इसकी दिशा यहां ऐसे होगी, यहां पर है तो इसकी दिशा ऐसे होगी, यहां पर है तो इसकी दिशा ऐसे होगी। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो यूं, ठीक है ना बच्चों। तो इसकी पल 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 में इसकी दिशा बदलती रहती है, ठीक है ना। तो जब दूरी तय करती है तो दिशा बदल गई तो वेग होता है वो। बात आगे समझ में? तो यहां पर भी आपका वेग हो सकता है, लेकिन अगर जब दूरी की बात करेंगे तो इस पूरी गणना करेंगे, लेकिन इसके अंदर भी वेग अलग होगा। आई बात समझ में बेटो? अब ये इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड, इसका भी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है बच्चों। अगर कोई इसके अंदर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट लिखिएगा, आपको जरूर जवाब मिलेगा, आपका डाउट सारे दूर किए जाएंगे। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसका बेल आइकन बटन दबाइएगा, ताकि आपका जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको तुरंत पता लग जाए कि वीडियो आ चुका है, नया बना के आया है, कोई न कोई नई जानकारी है,
चूँकि ये हमारे सारा कोर्स पूरा करेंगे तो हम जो है एक एक वीडियो, जो छोटे छोटे वीडियो आपके डालते रहेंगे। मैं बहुत ही छोटे वीडियो बनाता हूँ, मुझे ज़्यादा लंबा नहीं बनाता, क्योंकि ज़्यादा लंबा बनाने से बच्चा बोर हो जाता है, ठीक है ना, उसका ध्यान भटकता है। 15-20 मिनट बच्चा आराम से बैठ के कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर सकता है। तो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं और आपके लिए बिल्कुल फ्री में है। आपको बस इतना करना है कि इस ज्ञान जो आपको फ्री में ले रहे हो, ये फ्री में बांटिए इस ज्ञान को, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, ताकि अच्छे वीडियो आप दूसरे बच्चे भी देखें। आपने इस वीडियो को देखा, आपने समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम कुछ और लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।